क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? देखिए, भारत का पहला नगर पालिका निगम जो है वो मद्रास निगम, मतलब मद्रास नगर निगम था। इसका स्थापना जो आपको कब हुआ था? 29 सितंबर 1688 को हुई थी। ठीक है, मद्रास नगर निगम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनर्स्थापना के लिए 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो देखिए 1986 में जो है राजीव गांधी द्वारा जो है गठित एल एम सिंघवी समिति ने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनर्स्थापना की सिफारिश की थी। तो इस समिति की सिफारिश के आधार पर जो है आपको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको? एल एम सिंघवी समिति। चलिए आगे बढ़ते, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। हरियाणा पंचायती राज बिल 2015 के अनुसार जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार जो है आपको समान उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 10वीं पास और न्यूनतम योग्यता जो है वो आपको 10वीं पास और महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए जो आपको 8वीं पास निर्धारित की गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? मैट्रिक, यानी कि 10वीं पास मतलब मैट्रिक। चलिए आगे बढ़ते, ये आपके लिए अगले क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है आपका कि हरियाणा में पंचायती चुनाव में लड़ने हेतु दिसंबर 2015 में कौन सा महत्वपूर्ण मापदंड घोषित किया गया था? तो हम अभी बात किए हैं कि दिसंबर 2015 में जो हरियाणा में पंचायती चुनाव लड़ने के लिए जो है तो दिसंबर 2015 में जो है आपको हरियाणा में पंचायती चुनाव लड़ने के लिए घर में एक परियोजना मूलक शौचालय होना आवश्यक घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से चलने में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल कौन लागू कर सकता है? यानी कि वह राज्य में आपातकाल जो कौन लागू कर सकता है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की रिपोर्ट पर रिपोर्ट या अन्य जानकारी के आधार पर जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में आपातकाल की घोषणा के बारे में उसमें बताया घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कौन? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो ये हम पिछले क्वेश्चन भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार जो है वो यानी कि भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर 60 के अंतर्गत जो आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया वो राष्ट्रपति करते हैं। ये आप सभी को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में का पहला संशोधन जो वो आपको 1951 में हुआ था। इसमें भूमि सुधार और संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में रखा गया था ताकि उन्हें न्याय समीक्षा से बचाया जा सके। यानी कब? 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है?
किस अनुच्छेद के अनुसार, ये हम पहले बात किए हैं कि भारत के यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। कितने? 356, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था। तो ये क्वेश्चन तो किसी है ही नहीं, किसी को नहीं पता होगा, सभी को पता होगा कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आपको 25 जून 1975 से जो है मार्च यानी 21 मार्च 1970 तक जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था, है कि नहीं। तो तभी जो है तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, और इंदिरा गांधी, ये पता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो देखिए यानी कि अनुच्छेद 360 के अनुसार जो है आपको वित्तीय आपातकाल की घोषणा तब की जा सकती है जबकि राष्ट्रपति को लगेगा कि देश के वित्तीय स्थिरता को देश की वित्तीय स्थिरता जो है वो खतरा में है, तब किया जा सकता है। किसके अनुच्छेद 360 के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा किस निधि का उपयोग किया जा सकता है। तो आकस्मिक निधि का उपयोग जो है वो अप्रत्याशित खर्चों के लिए किया जाता है और इसका नियंत्रण जो है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति के अधीन होता है। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान में जो है सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में जो है सेक्युलर शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत जो है इसे जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन है कि सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो सिक्किम यानी कि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जो है सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करके उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 36वां संशोधन के तहत। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन रहा कि 1987 में जो है इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के यानी कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जो है गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। तो 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत जो है आपको गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। कौन सा संशोधन? यानी कि 57। ठीक है, यानी कि 56वां संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत जो है अंगीकृत किया गया था। तो देखिए 100वां संविधान संशोधन यानी कि 100वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो 2015 के तहत जो है यानी कि विधेयक 2015 के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता किया गया। इसके तहत जो है कुछ भूमि का आदान प्रदान भी हुआ और बांग्लादेश से भारत में यानी कि बांग्लादेश से भारत में शामिल जितने भी लोग थे उसे भी नागरिकता दी गई। ठीक है, तो कौन सा संशोधन? 100वां संविधान संशोधन विधेयक 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत में संविधान यानी कि भारत के संविधान के इनमें से किस अंशों को संशोधित नहीं किया जा सकता है।
तो देखिए, भारतीय संविधान के कुछ मौलिक प्रावधान विशेषकर न्यायिक समीक्षा जो है वो संविधान के मूल संरचना का हिस्सा माने जाते हैं, जिसे कि संविधान संशोधन के माध्यम से भी मतलब समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या? न्यायिक समीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। है कि संवैधानिक संशोधन में जो है नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार का वरीयता दी गई, लेकिन क्या है कि इससे 1980 में जो है 1980 में यानी कि 1980 में जो है आपको मिनर्वा मिल्स केस में जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। कौन से? यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। क्या है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो देखिए, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में जो है यानी कि 91 के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या आपके लिए अगला क्वेश्चन? आप सभी लोग भी कमेंट में आंसर बता सकते हैं या फिर नहीं कमेंट करना, कोई बात नहीं, आप खुद भी क्वेश्चन देखते ही चेक कर सकते हैं कि आपको ये आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार जो है संविधान संशोधन विधेयक को सदन के दोनों सदनों में अलग अलग मतलब 2/3 बहुमत से पारित करना होता है, यानी पारित होना आवश्यक होता है ना, यानी कि दोनों ऊपरी और निचले सदन। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। कि राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदा में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 में जो है आपको अविरल धारा यानी अविरल धारा, निर्मल धारा और स्वच्छ किनारा शामिल है, लेकिन इसमें जो है आपको आचमन युक्त धारा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आचमन युक्त धारा जो वो इसमें शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। कि भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है? तो देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 के द्वारा पंचायती राज की स्थापना की गई थी। कौन सा संशोधन? 73वां संशोधन के तहत। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? बताइए। ये बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना जो है आपको 1984 में काशीराम ने की थी। कब? 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? काशीराम द्वारा। ठीक है, यह दल जो है मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों यानी कि यह दल जो आपको अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के मतलब अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है। बसपा का चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है? वो हाथी है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष वो कौन है? मतलब मायावती जी हैं, सुश्री मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के। काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? बहुजन समाज पार्टी के। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा।
कि किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत सीट लोकसभा की 3 राज्यों में प्राप्त करना अनिवार्य है। देखिए, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में जो आपको मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह 3 राज्य में कम से कम लोकसभा की 2% सीट प्राप्त करे या फिर 4 राज्यों में 6% वैध मत और 4 लोकसभा सीट से जीते। ठीक है, या तो यानी कि कम से कम या तो लोकसभा की 2% सीट प्राप्त करे या फिर आपको 4 राज्यों में या 6% वैध मत और यानी कि 4 लोकसभा सीट जीते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि बहुजन समाज पार्टी को किस प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी को जो है किस प्रतीक, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है, जो कि पार्टी के आदर्श यानी कि प्रतीक है। इसके संस्थापक जो है वो कौन है बहुजन समाज पार्टी के, ये पहले बात कर चुके हैं। इसके संस्थापक कौन है? काशीराम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? बताइए आप लोग। तो मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक जो है वो कौन है? लाल डेंगा थे। ठीक है, यह पार्टी मिजो राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित है और मिजोरम राज्य में जो सक्रिय है, इसका यानी कि चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है? टाइगर है। और वर्तमान इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कौन है? जोरामथंगा। मिजोरम नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है? लाल डेंगा। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह जो है वो घड़ी है? देखिए, एनसीपी का चुनाव चिन्ह जो है यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का चुनाव चिन्ह जो है वो घड़ी है। एनसीपी की स्थापना जो है वो कब हुआ था? 1999 में। और शरद पवार जो है वो उसके पीएम शरद पवार और पीए संगमा और तिलक अनवर ने की थी इसके स्थापना। ठीक है, चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि 2017 के अंत तक जो है भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं का मान्यता प्राप्त है? देखिए, स्टार्टिंग में यानी कि शुरू में जो है 8वीं यानी कि प्रारंभ में जो है आपको भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है 14 भाषाओं के बारे में ही उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में जो है इस अनुसूची में आपको 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है। ये भाषा जो आपको विभिन्न राज्य की आधिकारिक भाषाओं के रूप में पहचानी जाती है। कितने भाषाओं के? 22 भाषाओं दी गई है वर्तमान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सरकारी भाषाओं में से एक नहीं है? बताइए आप लोग भी।
कौन सी इसमें से नहीं है? देखिए इसमें जो आपको बोडो, डोगरी और नेपाली भाषा को जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, लेकिन इसमें आपको गढ़वाली भाषा को अभी तक की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए कुल जो 22 भाषाएं हैं वो आपको याद है तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो 22 भाषाओं का नाम क्या सब है? असामिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी और कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी और आपको मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ठीक है, तो ऐसे कुछ 22 भाषाओं हैं, आपको याद रहेगा तो आसान से ये सारे हो जाएंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि केरल की राजभाषा क्या है? बताइए। ये केरल की राजभाषा जो है वो आपको मलयालम है। ठीक है, कौन सी है? मलयालम है, यानी कि इसकी राजभाषा की प्रमुख, यानी कि या राजभाषा की प्रमुख भाषा है उनके, और केरल के बहुत सारे लोग इसे बोलते भी हैं। और केरल की यानी कि राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कौन सा है? मलयालम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं का कार्यालय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो हम अभी बात की कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है आपको 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और इन्हें जो है आपको कार्यालय भाषाओं के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। 22, यस सच, एकदम बहुत अच्छा, 22 भाषाओं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। ये गोवा के कार्यालय भाषा क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए गोवा की मुख्य कार्यालयी भाषा जो है वो कोंकणी है। इसके अलावा जो आपको अंग्रेजी और मराठी भी सहायक कार्यालयी भाषा है। ठीक है, लेकिन प्रमुख क्या है? कोंकणी। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन रहा कि भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? बताइए। देखिए इसमें जो है आपको उन्हें संसद में बोलने का अधिकार, यानी कि भारत में उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, ये जो है गलत है। क्योंकि देखिए उन्हें जो है यानी कि संसद में बोलने का अधिकार होता है, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 88 के अनुसार जो है आपको और सांसद का सदस्य नहीं होता है और ना ही मंत्रिमंडल का हिस्सा होता है, लेकिन सांसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं महान्यायवादी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यानी कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार जो है अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल अनिश्चित होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के परामर्श पर ही इसे बनाया जा सकता है, यानी कि कितने अनिश्चित होते हैं इनके कार्यकाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 के तहत जो है आपको अटॉर्नी जनरल को सदस्य यानी कि सांसद में दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है, लेकिन उन्हें मतदान देने का अधिकार जो है नहीं होता है। ठीक है, महान न्यायवादी को कहिए या अटॉर्नी जनरल। चलिए इस क्वेश्चन पहले भी हम बात कर चुके थे। अब क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है?
अभी हम बताएं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल जो है वो आपको 6 वर्ष का होता है, या फिर आपको 65 वर्ष की आयु तक, यानी कि जो मतलब आयु तक जो भी पहले हो, यानी कि क्या है कि यानी कि 6 वर्ष यानी 6 वर्ष हो जाएगा तो 6 वर्ष में ही कार्यकाल खत्म हो जाएगा, और यदि उससे पहले 65 वर्ष उनका उम्र हो गया तो 65 वर्ष में कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसके हटाने की प्रक्रिया जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। तो क्या हो जाएगा 6 वर्ष, 6 वर्ष, अरे पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुई थी। तो हम बताएं पिछले क्वेश्चन बात की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना जो है वो आपको 10 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना जो है वो कब हुई थी, 10 जून 1999 को हुई थी। इसकी चुनाव चिन्ह जो है वो आपको क्या है, नीले रंग की घड़ी, ठीक है, जिसमें कि 10:10 का समय बताता है। इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है, शरद पवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व विजय सरदेसाई ने किया है। तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी गोवा की एक यानी कि क्षेत्रीय पार्टी है, इसका नेतृत्व जो है आपको विजय सरदेसाई ने किया है, ठीक है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी का। चलिए ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो है वो मक्के की बाली और हंसिया है। इसका यानी कि इसे साम्यवादी दल की स्थापना जो है आपको कब हुआ था, 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। क्या है चुनाव चिन्ह, मक्का और हंसिया। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह जो है वो बाली और हंसिया के रूप में जाना जाता है। अभी हम बात किए कि भारतीय यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है, मक्के की बाली और हंसिया। चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि शिरोमणि अकाली दल पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो शिरोमणि अकाली दल पार्टी जो है वो पंजाब राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह जो है वो आपको तराजू है। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन का ईश्वर मधुसूदन यानी कि मधुसूदन भारतीय राज्य तमिलनाडु के एक राजनेता है। वो यानी कि वह जो है आपको 2010 में जो 10 से जो है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र करगम का नेतृत्व किया है, ठीक है। इसका स्थापना जो है आपको 1972 में अभिनेता और राजनीतिक MG रामचंद्रा ने की थी। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र करगम।
ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व जो है वो आपको उमर अब्दुल्ला करते हैं। तो उमर अब्दुल्ला भारतीय राजनीतिक दल यानी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करते हैं। वह जो है जम्मू कश्मीर के सबसे युवा मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, चलिए ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि आम आदमी पार्टी का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो आम आदमी पार्टी का गठन जो है वो आपको 26 नवंबर 2012 को दिल्ली के यानी कि जंतर मंतर पर हुआ था। इस पार्टी का चुनाव जो है, चुनाव चिन्ह जो है वो झाड़ू है और इसके अध्यक्ष जो है वो आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए आम आदमी पार्टी के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि राजनीतिक नेता नवीन पटनायक जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं। तो नवीन पटनायक जो वो ओडिशा के मुख्यमंत्री थे और वह बिरजू जनता दल के नेता हैं और वह ओडिशा के यानी कि लगातार 5 बार मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं। यह आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से हैं। ये सभी को पता ही होगा कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वह जनता दल के यानी कि प्रमुख नेताओं में से एक है, ये सभी को पता है। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य स्तरीय यानी कि निम्नलिखित में से जो है कौन से भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं। तो एन चंद्रबाबू नायडू देशम पार्टी के नेता हैं यानी कि जो कि आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। इस पार्टी का स्थापना जो है आपको कब हुआ था 29 मार्च 1982 को, यानी कि इसकी स्थापना जो वो आपको फिल्म अभिनेता एन टी रामाराव द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है। तो तेलुगु देशम पार्टी जो वो आपको आंध्र प्रदेश के राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन जो आपको आंध्र प्रदेश राज्य के विकास के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, चलिए ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई थी और जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दी गई। बताइए। तो प्रजा राज्यम पार्टी जो है वो तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी द्वारा यानी कि 26 अगस्त 2008 में शुरू की गई थी। बाद में जो है इसे 6 फरवरी 2011 में इस पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। ये आपका अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जो है सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जो है सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी, यानी कि इसके बाद जो है आपको पहली गैर यानी कांग्रेसी सरकार थी जिसने 1977 से 80 तक देश का नेतृत्व किया था। यानी कि कौन था, जनता पार्टी। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जो है सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी जो है वो कौन सी, जनता पार्टी थी। या बाद की पहली ऐसी गैर सरकार यानी कि कांग्रेसी सरकार थी जिसने 1977 से 80 तक देश का नेतृत्व किया था, अभी भी है।
यस यस, जनता पार्टी, एकदम से। चलिए, ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? बताइए, पश्चिम बांग्लादेश में कौन सा राजनीतिक सत्ता यानी दल सत्ता में है? एकदम सही, पश्चिम बंगाल में जो है सत्ता में यानी कौन सी पार्टी है? तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के हैं, ठीक है, जिसकी स्थापना जो वो आपको ममता बनर्जी ने कब की थी? 1 जनवरी 1998 में की थी। यस, एकदम तृणमूल कांग्रेस की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा। किस भारतीय राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य यानी कि अपना राज्य खेल घोषित किया है? बताइए। हाँ, देखिए, मध्य प्रदेश ने 2013 में जो है मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया था, ठीक है। मलखम्ब जो वो आपको एक प्राचीन भारतीय खेल है, इसकी मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। जिसमें यानी कि इसमें खिलाड़ी जो हैं वो आपको लंबी लकड़ी के खंभे पर, रस्सी पर यानी कि संतुलन बनाए रखते हैं और भिन्न मतलब कलाबाजी करते रहते हैं उस पर अपना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव जो है वो कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव जो है वो आपको कौन सा है? डॉल्फिन। तो गंगा नदी के यानी कि गंगा नदी की डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। यस, बहुत अच्छा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का क्या मतलब, अशोक चक्र जो है वो क्या दर्शाता है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में है अशोक चक्र यानी कि धर्म का चक्र दर्शाता है, यानी कि धर्म के बारे में, धर्म की प्रतीक को धर्म का चक्र दर्शाता है। इस चक्र में जो है आपको 24 तिलियां होते हैं। इस चक्र में जो कितने तिलियां? तो 24 तिलियां होते हैं, जो कि समय के निरंतर चलने और नैतिकता का प्रतीक होता है, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था कि झारखंड का राज्य फूल कौन सा है? झारखंड के राजकीय फूल कौन सा है? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, झारखंड का राजकीय फूल जो है वो पलाश है। क्या है? पलाश है। इसे जो है आपको इस फूल को यानी कि ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। ये फूल जो है आपको नारंगी रंग के फूल, क्या है? पलाश। इसको और किस नाम से जाना जाता है? ढाक या टेसू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य है यानी कि आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो क्या है? काला हिरन है। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो काला हिरन है, या जो है आपको एक यानी कि अद्वितीय लिंग है जो अपने सुंदरता और तेज गति के लिए जाना जाता है, ठीक है। क्या है? काला हिरन। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था?
बहुत अच्छा, आप यदि याद हो रहा है, यदि आप खुद से भी देख सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं कि कमेंट करने बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे आप खुद क्वेश्चन देखिए और देखिए कि आप जो क्वेश्चन लगा रहे हैं आंसर वो सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप वेट करेंगे तो फिर हम बता देते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। तो जनगण मन को जो है संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को जो है आपको आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। इसे पहली बार जो है आपको 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। यस, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, यानी कि 24 जनवरी 1950 को है आधिकारिक मतलब राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन इसे पहली बार जो है आपको 27 दिसंबर 1911 को जो है यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो आपको पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। यस, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। उन्हें इसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है भारत की विविधता और एकता का प्रतीक बनाया गया। पिंगली वेंकैया, एकदम सही। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 को प्रभावी रूप से कब लागू किया गया था। तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 जो वो 26 जनवरी 2002 से पूरे देश में लागू की गई थी। इस संहिता के अनुसार जो आपको सभी नागरिक को निजी संस्थाएं राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कर सकती। 2002। यस, 26 जनवरी 2002। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि अंडमान और निकोबार द्वीप जो है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी कौन सा है। अंडमान और निकोबार द्वीप के राजकीय मतलब पक्षी जो है वो कौन सा है। अंडमान वुड पिंजन, अंडमान वुड पिंजन है। यस, इसका यानी कि क्या अंडमान वुड पिंजन सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है। विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय मतलब पशु है। चलिए बताइए आप लोग भी। ये मतलब महाराष्ट्र का राज्य यानी कि कहा कि महाराष्ट्र का यानी कि महाराष्ट्र के राज्य के पशु जो है वो क्या है, विशाल गिलहरी। ठीक है, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है वो यहीं पे खत्म